फाइनल आंकड़ा देने के बाद फिर एक हफ्ते बाद अचानक 5% 6% वोट कैसे बढ़ जाता है। 2 चुनाव होते हैं, एक जिता देते हैं, एक हरवा देते हैं, ताकि जो है, तो ये लोकसभा चुनाव में भी किया इन्होंने। हर राउंड में पहले आंकड़ा आया, फिर संशोधित किया, फिर तो भाई अब तो डिजिटल का जमाना है। ईवीएम को लेकर के सवाल सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव कराना नहीं है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव और स्वतंत्र चुनाव कराना भी है, और वो दिखना भी चाहिए। खाली चुनाव मुख्य चुनाव आयोग शायरी पढ़ दें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सवाल को हवा में उड़ा दें, उससे बात नहीं बनती। दूसरा जो अभी एडीआर की एक रिपोर्ट इस बार आई है, जिसमें उन्होंने बताया उन्हीं के चुनाव आयोग के आंकड़ों से कि वोट पोल और वोट काउंट में फर्क, और करीब 79 सीटें उन्होंने चिन्हित की जिनमें ऐसा हुआ। तो वो क्यों है? खड़गे साहब को 2 चीजें सोचनी है, कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष की। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दे दिया तो अगर वो लड़ाई लड़ेंगे तो कानून में उनको सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा तर्कों के साथ जाना पड़ेगा। ईवीएम, अगर आप ईवीएम को वाकई एक मुद्दा बनाना चाहते हैं तो तथ्य होने चाहिए, पुख्ता सबूत होने चाहिए, और फिर एक निरंतर उस पर जनता के बीच में जाना पड़ेगा। उस स्तर पर अगर मतलब सड़क पर उतरना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा। और बीजेपी की कोई लहर तो नहीं थी, ये बात तो आप भी मानते होंगे। एग्जिट पोल फेल हो जा रहे हैं, एक्सपर्ट फेल हो जा रहे हैं, जर्नलिस्ट फेल हो जा रहे हैं, जो ग्राउंड पे कवर कर रहे हैं, कई सारे जर्नलिस्ट हैं, मेरी सबसे बात हुई। इनफैक्ट बीजेपी के अंदर भी लोगों को भरोसा नहीं होता है कि हम इतनी सीटें लेके आ सकते हैं। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है? क्या वजह है कि जहां एक बार भाजपा जिस राज्य में जीत जाती है और कांग्रेस हार जाती है, उस राज्य में कांग्रेस की वापसी मुश्किल हो जाती है। अब मुश्किल अगर वापस हुई भी तो अब फिर सरकार गिरा दी जाती है। सामने वाला पहलवान अगर कुश्ती जीत रहा है तो वो मान लीजिए कसरत कर रहा है, दांव सीख रहा है, सब कर रहा है, और आप नहीं दिलल, तो आपको देखना पड़ेगा वजह क्या है। फैसले लेने में कांग्रेस पार्टी बहुत देर करती है। बीजेपी में नेता भी लड़ता है, पार्टी भी लड़ती है, कैंडिडेट भी लड़ता है। 17 रेबल ऐसे हैं, विद्रोही बागी, पार्टी के बागी, जिनको 15-16 हजार से लेकर के और 50-55 हजार तक वोट मिला है। आरिफ मोहम्मद खान 1980 का चुनाव लड़ रहे थे, इंदिरा जी ने बुलाया उनको, कहा ये टिकट मैंने दिया है, जितने टिकट हैं कांग्रेस हाईकमान के लीडरशिप की टिकट है, इसका विरोध करने का मतलब मेरा विरोध करना है। अगले दिन से वो नेताजी ऐसे लगे जैसे अपना चुनाव लड़ रहे हैं। 24/7 वो पार्टी पॉलिटिक्स करती है। हाँ, ये बात सही है, ठीक है, वो हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। एक चुनाव जीतते हैं या हारते हैं, जो भी है, अगले चुनाव की तैयारी अगले दिन शुरू हो जाती है। हाँ, वो 2017 में इतना बढ़िया चुनाव लड़े कि 99 पे ला दिया बीजेपी को कांग्रेस ने। राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की। आपके घर में सेंध हो रही है, चोर मतलब सेंध लग रही है, अब आप आराम से चादर जो है, जब आपने खटपट सुना और उड़ ली। अहमद पटेल को पता था, अहमद पटेल से मैं कोई अहमद पटेल का वो नहीं कि उनकी वकालत कर रहा हूँ तो नहीं है। मैं उस समय मैं बड़ी आलोचना भी करता था उस जमाने में। तो आज दबदबा जो हर जगह संघ संघ दिखाई पड़ रहा है, और ये बड़ी बड़ी संघ के मुख्यालय बन रहे हैं, और संघ के हर जगह हर संस्थान में संघ के लोग बैठे हुए हैं, बैठ रहे हैं। तो क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि आज बीजेपी की सरकार है आपकी। तो संघ को ये जो लोग बड़ी खुशफहमी में रहते हैं कि अच्छा संघ नाराज है, आप बस सब छुट्टी मोदी जी की और आप ये सरकार की, अरे वो मूर्खता की हद है भाई। संघ कभी नहीं चाहेगा कि सरकार चाहे, और क्यों चाहेगा, क्यों चाहना चाहिए उसको? भारतीय जनता पार्टी के पास संघ है जो भाजपा को कभी बेलगाम नहीं होने देता है। दूसरा, उसके कार्यकर्ता समर्पित हैं, निष्ठावान हैं, उनसे आप सहमत हो असहमत हो जो भी है, वो मेहनत करते हैं। हिंदुत्व में ना भगत सिंह आते हैं, ना सुभाष चंद्र बोस आते हैं, ना पटेल आते हैं, ना अम्बेडकर आते हैं, कोई नहीं आता हिंदुत्व में। अब बीजेपी ने उनको हिंदुत्व के साथ जोड़ लिया। आप अपने लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ पा रहे हो कि भाई चुनाव हमें जीतना है, चाहे जैसे जीते। अब उस चाहे जैसे में विनेबल कैंडिडेट और उधर है तो उसको इधर लाओ, अगर वो नहीं आया तो उसके मुकाबले दूसरा खड़ा करो। जो एंटी इनकम्बेंसी मोदी जी के खिलाफ थी वो लोकसभा चुनाव में निकल गई। अगर थोड़ा विपक्ष और कॉन्फिडेंस से और मेहनत करता और उसको लगता कि हम जीत सकते हैं तो शायद और बीजेपी की सीटें कम हो सकती थी। जो माहौल था उस समय, उस माहौल में तो अगर 25-30 सीटें और कम हो जाती तो सरकार ही नहीं बनती। और कटेंगे पटेंगे का असर होता झारखंड में भी होता। सबसे ज्यादा तो घुसपैठियों का मुद्दा झारखंड में उठाया गया। योगी जी सबसे आक्रामक भाषण तो झारखंड में दे के आए। जो सरकारें चुनाव से पहले योजनाओं की बरसात कर देती हैं अपने मतदाताओं पर और थैली खोल देती है सरकारी खजाने की, वो आमतौर पर जीत जाती हैं। होशियारी से महाराष्ट्र के चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद नहीं कराए गए तुरंत हरियाणा के साथ। आप उठा के देख लीजिए, पिछले 2004 से लेकर के हमेशा लोग महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ हुए हैं। मदरसों की उनकी 7,000 से लेकर 18,000 रुपए तक की तनख्वाहें बढ़ाई हैं मदरसों के शिक्षकों की, मौलवियों की। मतलब इतना लेवल है, बाकी जगह मदरसों को बंद करा रहे हो। हाँ, आसाम में और यूपी में उन पर वो हो रहा है, सर्वे हो रहा है, और यहाँ आप जो है तनख्वाह बढ़ा रहे हो। महाराष्ट्र चुनाव के बाद एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा गरमाया हुआ है, लेकिन इस बार ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस ने एक स्टैंड लिया है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अब उनको चुनाव जो है ईवीएम से नहीं चाहिए, बैलेट पेपर से चाहिए। और सत्ता दल जो है बीजेपी वो फिर से वापस कहने लगी कि जिन स्टेट्स में आप हारते हैं उसके बाद आप ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं। लेकिन इस बार स्टैंड थोड़ा सा क्लियर लग रहा है जो कांग्रेस अध्यक्ष ने बोला है, और ये सुर्खियों में है कि क्या अब ईवीएम के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस मुहिम चलाने वाली है, अगर चलाएगी तो उसके क्या रिजल्ट होंगे, या फिर देर कर दी है। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं विनोद सर। कई सालों से कवर कर रहे हैं चुनावों को, और बैक कैमरा जब मेरी सर से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि मैंने तो उस टाइम के भी चुनाव देखे जब बैलेट पेपर से होते थे, फिर ईवीएम जो आई है तब भी मैंने चुनाव देखा है। तो सर बेहतर बता पाएंगे कि क्या बैलेट पेपर आ सकता है, अगर आ जाएगा तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं विपक्ष को या नुकसान होंगे, और क्या वास्तव में ईवीएम को दोषी ठहराया जा सकता है हार के बाद, क्योंकि महाराष्ट्र में आप जीते तो ईवीएम खराब है, और अगर आप महाराष्ट्र में हारे तो ईवीएम खराब है, और झारखंड में जीते तो ईवीएम खराब नहीं है। सर आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष का ये ऐलान कर देना कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तरह ही अब ईवीएम के खिलाफ एक यात्रा निकालेंगे, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब हमें ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए? देखिए, ईवीएम को लेकर के सवाल सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। जीवीएल नरसिम्हा राव 2009 में जब उन्होंने किताब भी लिखी थी। हाँ, जब कांग्रेस दोबारा जीत के आई यूपीए और ज़्यादा सीटें 209 सीटें मिली, 206 सीटें मिली थी, तब जीवीएल नरसिम्हा राव ने सबसे पहले सवाल उठाया था। उसमें किताब भी लिखी थी, और उस किताब का फॉरवर्ड आडवाणी जी ने लिखा था। मुझे यहाँ तक ध्यान है भाजपा के से कुछ नेताओं ने चिट्ठी भी लिखी थी, शायद मुख्य चुनाव आयुक्त को या राष्ट्रपति को, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, लेकिन काफ़ी मामला गर्म हुआ था, और उस पर कांग्रेस का स्टैंड दूसरा था। उनका वही स्टैंड था जो आज बीजेपी का है कि आप हार गए इसलिए आप इस तरह मशीन पे दोष दे रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, भाजपा के और संघ परिवार के बहुत करीब रहे, चाहते रहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले रिट फाइल की ईवीएम को लेकर के, और काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी कानूनी। वो आज भी ईवीएम को लेकर के उनका अपना वही रुख है। कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाना शुरू किया 2014 के बाद, तो नहीं उठाया 2014 के बाद, 2019 के बाद जो चुनाव कांग्रेस अब हारने लगी तब उसने ईवीएम का मुद्दा उठाया। 2018 में कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीती थी, लेकिन 2023 में हार गई। तो ये सवाल उठा कि भाई ईवीएम अगर गड़बड़ होती है तो फिर कांग्रेस कैसे जीत गई 3 राज्य, या 2015 में बिहार में लालू और नीतीश कुमार मिलकर कैसे चुनाव जीत गए, फिर बंगाल में ममता बनर्जी कैसे लगातार जीत रही हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कैसे जीत रहे हैं। ये बीजेपी का तर्क है। कर्नाटक में कांग्रेस जीती, हिमाचल में कांग्रेस जीती, तेलंगाना में जीती। तो अब उसका काउंटर तर्क कांग्रेस और जो ईवीएम विरोधी उनका कहना है कि साहब आप 2 चुनाव होते हैं, एक जिता देते हैं, एक हरवा देते हैं, ताकि जो है जो कम महत्वपूर्ण चुनाव है वो स्टेट हमें दे देते हैं, जब वो स्टेट हमें दे देते हैं, और जो महत्वपूर्ण राज्य है वो आप। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। ठीक है, इसलिए नहीं आती है कि अगर ऐसा होता तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 240 पे क्यों अटकती। ठीक है, वो 272 400 पार का नारा दिया था, तो 273 274 कम से कम अपने तो सिक्योर कर लेती, अगर ईवीएम में कुछ मशीनी कुछ उसके हाथ में कंट्रोल होता कुछ तरह का, इतना तो किया जा सकता था। लेकिन वो तो नहीं हुआ, 240 पे अटक गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से जो है जिस तरह से उनकी लीड कम हुई है, 10-11 राउंड तक से, हाँ, वो पीछे चले हैं। 6 राउंड 7 राउंड पीछे चले हैं। तो वो भी मुझे भाई, अगर ईवीएम वो तो 5 लाख की उनकी लीड थी और वो एकदम से घट के 1.5 लाख पे आ गई। उधर राहुल गांधी जी रायबरेली से 4 लाख से ज़्यादा जीत गए। राइट। उत्तर प्रदेश में 33 सीटें बीजेपी समेट गई, जो 72+ सपना देख रही थी। महाराष्ट्र में, इसी महाराष्ट्र में जो अभी पूरी तरह हारी है कांग्रेस और महा विकास आघाड़ी, उन लोकसभा चुनाव में उसके पास 31 सीटें थी, एक निर्दलीय मिला करके। तो इसलिए ये दोनों तर्क अपनी अपनी तरह के हैं, लेकिन 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब स्पष्ट करना चाहिए चुनाव आयोग को जी, और विपक्ष को ये सवाल पूछना चाहिए।
और खासकर इस चुनाव में वो उठे हैं सवाल। ठीक है। एक तो लोकसभा चुनाव में भी उठे और इधर विधानसभाओं में भी, कि एक बार जब वोट पड़ गया, उसकी काउंट मतलब उसका परसेंटेज आ गया, कितना वोट पड़ा, शाम को 5 बजे तक के आंकड़े आ जाते हैं। फिर उसके बाद रात को 9 बजे इलेक्शन कमीशन जारी करता है कि ये आंकड़ा है। मान लीजिए अपडेट कर लीजिए, सुबह तक अपडेट कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि अपडेशन में टाइम है तो, और अगले दिन दे दीजिए आंकड़ा फाइनल आंकड़ा देने के बाद फिर एक हफ्ते बाद अचानक 5% 6% वोट कैसे बढ़ जाता है, ये पहली मेरे समझ में नहीं आती है। क्योंकि मैंने, जैसे आपने अपने संबोधन में कहा कि मैंने बैलेट पेपर से चुनाव भी कवर किए हैं और इसके भी ईवीएम आपके सामने आई। ईवीएम हमारे सामने 2004 में ईवीएम सबसे पहले आई थी। ठीक है। पहली बार पहले जो है कभी भी मुझे याद नहीं पड़ता कि एक हफ्ते बाद चुनाव आयोग फिर संशोधित आंकड़े जारी करता हो, जबकि तब बैलेट से होता था। तब संभव था कि बहुत दूर दराज इलाकों से बैलेट पेपर देर से पहुंचते हो, लेकिन फिर भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैलेट पेपर की सारी काउंटिंग टेबुलेशन चार्ट पहुंच जाता था और उसके बाद वो फाइनल करके और अगले दिन तक फाइनल आंकड़े जारी हो जाते थे। उनमें बदलाव बाद में कभी मैंने तो नहीं सुना कि अगर उसने कहा कि 62% वोट पड़े हैं, फाइनल आंकड़ा तो 62 ही रहा है, वो 62.1 नहीं हुआ। लेकिन यहाँ 4 से 5 तो ये लोकसभा चुनाव में भी किया इन्होंने। हाँ। हर राउंड में पहले आंकड़ा आया, फिर संशोधित किया, फिर तो भाई अब तो डिजिटल का ज़माना है और डिजिटल के ज़माने में तो हर चीज़ आपके कंट्रोल में है, डिजिटल के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स डेटा आने में। तो फिर इतना टाइम, इसका मैंने तो कोई बहुत स्पष्ट जवाब चुनाव आयोग से नहीं सुना। इतना डिफरेंस क्यों आ जाता है? हाँ, मतलब ये कैसे बढ़ जाता है? इतनी लंबी, इतना वोट कैसे बढ़ जाता है? है। इससे फिर डाउट क्रिएट होता है विपक्ष की तरफ से। ठीक है। विपक्ष का कहना है कि वोट क्यों बढ़ता, तो मतलब एक शक होता है। मुझे लगता है कि इसको चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए ताकि शक दूर हो, क्योंकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव कराना नहीं है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव और स्वतंत्र चुनाव कराना भी है, और वो दिखना भी चाहिए। राइट। समझे? तो खाली चुनाव, मुख्य चुनाव आयोग शायरी पढ़ दें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सवाल को हवा में उड़ा दें, उससे बात नहीं बनती। उनको इसका एक जनता को, वो हमें जवाब न दें, आपको जवाब न दें, वो मतलब, लेकिन जनता को उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये इसलिए बढ़ता, नंबर 1। दूसरा, जो अभी एडीआर की एक रिपोर्ट इस बार आई है जिसमें उन्होंने बताया, उन्हीं के चुनाव आयोग के ही आंकड़ों से, जो बाद में शायद वेबसाइट से हटा लिए गए, क्या वो पता नहीं, कि वोट पोल और वोट काउंट में फर्क, और करीब 79 सीटें उन्होंने चिन्हित की जिनमें ऐसा हुआ। तो वो क्यों है भाई? अगर किसी इलाके में, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में मान लीजिए 5 लाख वोट हैं और उसमें 3 लाख वोट पड़े, तो काउंट भी 3 लाख होने चाहिए। राइट। वो 3,25,000 कैसे काउंट हो जाएंगे? ये इसका उत्तर मिलना चाहिए। क्योंकि भाई पहले जब बैलेट का जमाना था तब कभी कभी ये होता था कि बैलेट लोग लूट ले गए, बूथ लुटेरे जो होते थे उसमें दबंग लोग फेंक दिए बैलेट पेपर, जाकर के उन्हें फाड़ दिए, मतपेटियां फेंक दी, ऐसा होता था दूर दराज इलाकों। तो उसमें ये होता था कि वोट पोल और वोट काउंट में थोड़ा फर्क ये पड़ता था कि वोट काउंट कम होता था। अच्छा, मतलब बढ़ता नहीं था? बढ़ता नहीं था। हाँ। कम भाई, अरे मान लीजिए अगर 100 बैलेट पेपर है, उसे 20 फेंक दिए गए, नष्ट कर दिए गए गुंडों के द्वारा, या इनवैलिड हो गए वो। हाँ, इन्हें इनवैलिड थोड़ा काउंट होते थे। अच्छा, इनवैलिड तो काउंटिंग होती थी। अच्छा, इधर जो डिस्टर्ब किया इनवैलिड, वो तो कैंडिडेट्स के वोट और इनवैलिड वोट सब काउंट होते थे उसमें। बाकायदा हम लोग को याद है, बताया जाता था जो काउंटिंग एजेंट्स को कितने वोट इनवैलिड हुए। ठीक है। और यहाँ तक अगर जानना चाहें तो यही बताते थे किस कैंडिडेट के कितने वोट इनवैलिड हुए। ओके। ये ट्रांसपेरेंसी रही है, ऐसी नहीं, ऐसा नहीं है। तो वोट पोल वोट काउंट वो थोड़ा फर्क उसमें मार्जिनल होता था, लेकिन वो कम होते थे। अब ये ज्यादा कैसे हो गए? और अब तो इनवैलिड वोट होता ही नहीं है, क्योंकि आप जब बटन दबाएंगे वोट जाएगा। हो सकता है आप देना किसी पार्टी को जाए और गलती से आपने बटन दूसरी पार्टी दबा दिया, लेकिन वोट तो पड़ गया आपका। हाँ। तो ये तो हो सकता है, लेकिन वोट इनवैलिड नहीं होता। अब वो नोटा एक अलग चीज है। तो भाई जो वोट पड़ा और वो काउंट, मशीन में अगर 100 वोट पड़े तो 100 काउंट होने चाहिए। तो इसका एक उत्तर मिलना चाहिए। तीसरा ये सवाल हरियाणा के चुनाव से जो खड़ा हुआ है बैटरी वाला, कि 99% बैटरी के, अब ये एक तकनीकी सवाल है, इस पर मैं तकनीकी का मास्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर इस पर कोई डाउट है तो इसको चुनाव आयोग ने कहा भी है कि बैटरियाँ वो
ज़्यादा स्ट्रांग हैं, ज़्यादा अच्छी हैं, ज़्यादा चार्ज रहती है, अब ये टेक्निकल लोग जाने। लेकिन ये जो 2 सवाल मैंने पहले बताए, इनको तो मतलब जो है इसका एक स्पष्ट उत्तर देना चाहिए। दूसरा, ईवीएम को लेके खड़गे जी ने जो अपने भाषण में कहा कि हम बड़ा लंबा आंदोलन करेंगे, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी तो आ गया। वर्डिक्ट आ गया, हाँ। जो के मिस्टर पॉल जो हैं, के पॉल जो इवेंजलिस्ट हैं, जिन्होंने एक रिट दायर की थी ईवीएम को बदल के बैलेट पेपर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट यही कहा जो हमने ओपनिंग में अभी डिस्कस हाँ, कि जब आप जीतते चुनाव हारते हैं तो ईवीएम बात करते हैं, और जीतते हैं तो आप भूल जाते हैं, और हम वापस उसको जो है दुनिया के इतने देशों में हो रहा, भारत अलग तरीके से क्या दिक्कत है, चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो अब खड़गे साहब को 2 चीज़ें सोचनी है, कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष को, कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दे दिया तो अगर वो लड़ाई लड़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट कानून से अगर लड़ेंगे तो कानून में उनको सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा तर्कों के साथ जाना पड़ेगा, जो तर्क पॉल साहब नहीं दे पाए अपनी याचिका में। तो सर्वोच्च न्यायालय के सामने उनको ज़्यादा एविडेंस, ज़्यादा तर्क लेके जाना पड़ेगा। ठीक है कि भाई ये तर्क नए तथ्य हैं। जब किसी मामले में कोई फैसला आ जाता है, उसमें दोबारा विचार तभी अदालत करती है जब कुछ नए तथ्य सामने आए। ठीक है, तो अगर नए तथ्य कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन जुटाती है महाराष्ट्र और हरियाणा से जो अभी हाल में हुए चुनाव, तो फिर जाए सुप्रीम कोर्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, देश की अदालत है, विचार करेगी। और जनता के बीच जहाँ तक बात है, तो अभी तक तो यही है कि आप कभी ट्वीट कर दिया, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और उसके बाद अगर कोई चुनाव बीच में जीत गए तो खामोश हो गए। ईवीएम, अगर आप ईवीएम को वाकई एक मुद्दा बनाना चाहते हैं तो तथ्य होने चाहिए, पुख्ता सबूत होने चाहिए, तर्क होने चाहिए, और फिर एक निरंतर उस पर जनता के बीच में जाना पड़ेगा आपको, और जनता को कन्विंस करना पड़ेगा। खाली इससे बात नहीं बनती है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो कर दी, जो भी है, क्योंकि मतलब फिर काउंटर तर्क जिस तरीके का अखिलेश यादव का स्टेटमेंट पार्लियामेंट में है कि मैं अगर 80 की 80 सीटें जीत जाऊंगा तब भी मैं ईवीएम का विरोध करूंगा, उसी तरीके का आप बोल रहे हैं ना कि आप अडिग रहिए कि मुझे अब विरोध करना है। जैसे अब उन्होंने बोला है कि अब हम देशव्यापी विरोध करेंगे, तो मुझे क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप बोले कि हमें अब चुनाव ही नहीं लड़ना है, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तभी हम चुनाव में आएंगे, अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? क्या इंडिया ब्लॉक ऐसी रणनीति बना सकता है? देखिए, ये बहुत अंतिम अस्त्र है। अच्छा, ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव न लड़ने की घोषणा करना आखिरी और अंतिम, जब आप पास सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो जाएं, कानूनी ऑप्शन एग्जॉस्ट हो जाए, सब चीज़ें एग्जॉस्ट, तब का ये हो सकता है एक असहयोग आंदोलन जैसा। तो उनका कहने का तात्पर्य तो यही है ना, वो अगर ये बोल रहे हैं कि हम ऐसी ही एक यात्रा निकालेंगे, तो यात्रा निकालने से क्या हो जाएगा? पहले तो जनमत बनाना पड़ेगा उनको। अब वही तो जनमत बनाना पड़ेगा कि लोग सपोर्ट करें, लोग उनकी मांग को सपोर्ट करें। देखिए, लोकतंत्र में सरकार, सत्ता, दबाव किसका मानती है? जनता का। अगर आज सत्ताधारी दल को ये एहसास हो जाएगा कि भाई जनता ईवीएम के खिलाफ है और जनता के बीच में ये मुद्दा है, और उसको दिखाना पड़ेगा, उसके लिए धरना, प्रदर्शन, जो और शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके हैं आंदोलन की, वो उस स्तर पर अगर ले मतलब सड़क पर उतरना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा, और महसूस तब सरकार पर भी दबाव पड़ेगा कि भाई, क्योंकि कहा जाता है कि चुनाव आयोग इसको बदलेगा फैसला, लेकिन चुनाव आयोग भी बिना सरकार की सहमति के नहीं कर सकता, क्योंकि सारा इंतजाम सरकार को करना पड़ेगा। जब चुनाव जो कराना है, चुनाव आयोग कराता है, लेकिन तंत्र तो पूरा सरकार का लगता है। तो सरकार की सहमति तो जरूरी है, चाहे कोई सरकार हो। अच्छा, तो अब आपको क्या लग रहा है? चलिए ईवीएम को बेनिफिट ऑफ डाउट में डाल देते हैं। जिस तरीके के चुनाव हुए हैं, आपने जब लोकसभा चुनाव से पहले आप एमपी की या छत्तीसगढ़ की बात आपने करी हो, या फिर आप लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा की बात करी हो, उसके बाद में अब महाराष्ट्र हो गया, बीजेपी की कोई लहर तो नहीं थी, ये बात तो आप भी मानते होंगे। कई सारे लोग ये बोल रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी हार जाएगी, और आपका भी आकलन ये था कि महाराष्ट्र में भी कांटे की टक्कर है। लेकिन एक तरफा चुनाव हो जाना, अगर ईवीएम का मसला नहीं है, तो फिर आप कैसे देखते हैं? ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो फेल हो जा रहे हैं? मतलब एग्जिट पोल फेल हो जा रहे हैं, एक्सपर्ट फेल हो जा रहे हैं, जर्नलिस्ट फेल हो जा रहे हैं, जो ग्राउंड पे कवर कर रहे हैं, कई सारे जर्नलिस्ट हैं, मेरी सबसे बात हुई। इनफैक्ट बीजेपी के अंदर भी लोगों को भरोसा नहीं होता है कि हम इतनी सीटें लेके आ सकते हैं। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है जो विपक्षी दल समझ नहीं पा रहा है और इलेक्शन एकदम टर्न आउट हो जा रहा है? देखो, ये तो बहुत ही शोध का विषय हम सबके लिए है, और करना भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो मेरा मानना है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क है।
और कांग्रेस को आत्मचिंतन आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि जहां एक बार भाजपा जिस राज्य में जीत जाती है और कांग्रेस हार जाती है, उस राज्य में कांग्रेस की वापसी मुश्किल हो जाती है। और बमुश्किल अगर वापस हुई भी तो अब फिर सरकार गिरा दी जाती है। तो ये विचार तो कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा। सबसे बड़ी पार्टी है, जहां उसका सीधा मुकाबला है बीजेपी से, वहां क्यों आज गुजरात में आज तक कांग्रेस पार्टी 1993 के बाद से क्यों नहीं आ पाई? तब तो ईवीएम भी नहीं थी, ठीक है, तब तो बैलेट पेपर ही थे, है ना? राइट। जब गुजरात सत्ता से बाहर हुई 2004 तक, ईवीएम तो 2004 शुरू हुआ ना। तो ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। और राज्यों की अगर बात करें, बंगाल में आप बाहर हो गए तो बाहर ही हो गए, तमिलनाडु में बाहर हो गए तो बाहर हो गए, उत्तर प्रदेश में आप 89 से बाहर हैं। ईवीएम तो आया 2004 में, उसके बाद तो तब तक तो ईवीएम नहीं था। आप क्यों नहीं आ पाए पावर में? बिहार में क्यों नहीं आ पाए पावर में लगातार? तो दिल्ली में आप बाहर हैं। तो ये प्रश्न कांग्रेस पार्टी को अपने भीतर सोचना पड़ेगा, ये क्या वजह है। सामने वाला पहलवान अगर कुश्ती जीत रहा है तो वो मान लीजिए कसरत कर रहा है, दांव सीख रहा है, सब कर रहा है, और आप नहीं लड़, तो आपको देखना पड़ेगा कि वजह क्या है। तो पहली बात तो ये है कि ये अंतर समझना पड़ेगा। मैं बहुत फेयर बात कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मेरा कोई एजेंडा और पार्टी वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या ये है, जो 3-4 लगातार पिछले 2014 के बाद से तो ज़्यादा ही हो गया, 2004 से और 14 तक तो सरकार में रहे, तो सत्ता में रहने के कारण बहुत चीज़ें सही गलत होती रही, उसके बाद से हारे हुए। फैसले लेने में कांग्रेस पार्टी बहुत देर करती है, ठीक है, नंबर एक। ओके, कि अगर संगठनात्मक जो बदलाव होने हैं पार्टी में, वो होते 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 तो सालों निकल जाते हैं, नहीं होता, ठीक है। तीसरी चीज, कांग्रेस पार्टी कभी भी चुनाव, कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवार लड़ता है, पार्टी और पार्टी के नेता वो चुनाव नहीं लड़ते। अच्छा, आप पूछें कैसे? हाँ, बीजेपी में नेता भी लड़ता है, पार्टी भी लड़ती है, कैंडिडेट भी लड़ता है, ठीक है, ये फर्क है। मुझे बताया कांग्रेस के एक नेता ने, कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, विधायक रहे हैं एक राज्य में, और वो पार्टी के, उन्होंने कहा कि राजस्थान में 2018 में चुनाव हो रहे थे, ऐसे ही कुछ 15-16 बागी लड़ रहे थे। अहमद पटेल उस समय पूरे पार्टी के सब कुछ थे। उन्होंने ऐसे नेताओं को चिन्हित करके कि जो उनको भेजा, एक नेता से कहा भाई इन 3 लोगों से आप बात करिए, इनसे दो एक से कहा इन 3 से आप बात करिए, 2 से आप बात करिए, और कहा इनको जाओ मनाओ, उनको बिठाओ, और ये इनसे मेरी बात कराना, और इनको समझाओ कि सरकार बनने के बाद आपको सब आपकी मांगें पूरी की जाएंगी, और आपको पद भी दिया जाएगा, प्रतिष्ठा भी दी जाएगी, और आपको जो चाहिए पार्टी में, संगठन में, सरकार में मिलेगा, और मेरी बात करा, मैं श्योर करूँगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि शायद 15-16 में 10-12 8-10 बैठ गए जब बात हुई, और पार्टी वहाँ जीत गई। ये प्रयास हुआ क्या ये प्रयास महाराष्ट्र में हुआ क्या? ये प्रयास हरियाणा में हुआ? भारतीय जनता पार्टी में देखिए, हर पार्टी में हर जगह गुटबाजी होती है, विद्रोही होते हैं, सब होते हैं, गुटबाजी, एक गुट दूसरे गुट में, टिकट गलत पड़ जाता है, लोग घर बैठ जाते हैं, लेकिन फिर जब पार्टी संगठन कसता है ना, तो फिर लोग लगते भी हैं, जम के लगते हैं, और लगना पड़ता है उनको, कि उनको मालूम है कि ऊपर संगठन को पता लग गया तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। आरिफ मोहम्मद खान 1980 का चुनाव लड़ रहे थे, आरिफ साहब ने खुद बताया मुझे, कानपुर से। किसने बताया? आरिफ मोहम्मद खान, उसमें कांग्रेस में थे। अच्छा। 1980 में कानपुर से एमपी जीत के आए थे। ठीक है। आरिफ साहब चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता कानपुर में थे, वहाँ के काफ़ी वरिष्ठ, उनका बड़ा प्रभाव था, वो उनका विरोध कर रहे थे। इंदिरा गांधी कैंपेन करते करते कानपुर पहुंची, रात का वक्त था, उन्होंने राजीव से पूछा सब दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं, सब ठीक चल रहा है, भाषण देने से पहले। तो उन्होंने कहा बाकी तो सब ठीक है, लेकिन नेता का नाम लिया, कहा कि वो विरोध कर रहे हैं अंदर अंदर, वो समर्थन नहीं कर रहे हैं, उसका नुकसान हो सकता है। इंदिरा जी ने बुलाया उनको, उन नेता को, वो भी आए हुए थे, कहा ये टिकट मैंने दिया है,
ये जितने टिकट हैं कांग्रेस हाईकमान के लीडरशिप की टिकट है। इसका विरोध करने का मतलब मेरा विरोध करना है। आप इनका विरोध नहीं कर रहे हैं, आप मेरा विरोध कर रहे हैं। और अगर ये सीट एक वोट से भी हारे आरिफ, तो आप समझ लीजिए फिर आपकी खैर नहीं है। अगले दिन से वो नेताजी ऐसे लगे जैसे अपना चुनाव लड़ रहे हो। ये अब होता है क्या? खूब टांगे खींची जाती, खूब हरवाया जाता, ये होता है? कोई होता है क्या ये? यहाँ अमित शाह जाते हैं, मोदी जी तो चले प्राइम मिनिस्टर हैं बीजेपी में, अमित शाह जाते हैं, एक एक रेबल को, एक एक विद्रोही को बुला के बात नहीं करते नहीं, तो सीधे। मोदी जी का तो वो वीडियो भी वायरल होता है, वो किसी विपक्षी को भी हाँ। कॉल करके बोल रहे हैं कि आप बैठ जाओ, मेरे लिए बैठ जाओ। विद्रोही को विद्रोही हिमाचल को में हिमाचल में वो नहीं वीडियो- बैठा, अलग बात है, हाँ, बात तो की बात की उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने बात। राइट राइट राइट। प्राइम मिनिस्टर एक बनारस में पिछले चुनाव में, लोकसभा का था, विधानसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव 2022 का, श्यामदेव राव चौधरी जिनका भी निधन हुआ 2 दिन पहले, बहुत पुराने नेता थे, नाराज थे। मोदी जी उनके तुरंत गए, उनके घर गए और उनको कहा कि आप, तो ये सब एक्सरसाइज कौन करता है? नहीं होती ना। अब और आपको बताता हूँ बात। ये तो हो गया पार्टी के स्तर पे। फिर जब चुनाव के नतीजे आ जाते हैं तो जिम्मेदारी किसी के सिर पे आती है। आप राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, मध्य प्रदेश हारे, कोई कार्यवाही हुई किसी पे? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बन गई, रिपोर्ट आज तक नहीं आई, काय का फैक्ट और काय की फाइंडिंग। गुजरात आप 2017 में इतना बढ़िया चुनाव लड़े कि 99 पे ला दिया बीजेपी को कांग्रेस ने। राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की, उसके बाद भूल गए गुजरात। नतीजा 2022 में 17 सीटें आई। लगातार आपको इतना अच्छा जब परफॉर्मेंस हुआ तो बढ़िया इंचार्ज होना चाहिए था वहाँ, प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, मतलब कंटिन्यूटी डाल दो वहाँ पे, और डेरा। सरकार को घेरते, सरकार के खिलाफ आंदोलन करते, संगठन बनाते, मजबूत करते, ताकि अगले चुनाव में आप खम ठोक के जीत सके। 17 पे आ गए, है ना। देखिए 2013 में सचिन पायलट को जब राजस्थान भेजा गया था, तो सचिन पायलट ने पूरे 5 साल जम के मेहनत की, बैठने नहीं दिया वसुंधरा राजे सरकार को। उसका नतीजा निकला 2018 में आपकी सरकार जीती। इसी तरह मध्य प्रदेश में जो मेहनत 2013 से लेकर के 2018 के बीच में वहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, दिग्विजय सिंह ने भी की थी, मैं मानता हूँ, उनकी नर्मदा परिक्रमा यात्रा ने पार्टी को बहुत ताकत दी थी। इन नेताओं ने, और जो नेता कुछ छोड़ के चले गए, पार्टी या घर बैठ गए, उन सब ने जो की थी, उस मेहनत, राहुल गांधी का योगदान था। उस मेहनत का नतीजा निकला कि आपको 2018 में सरकार मिली। ये सब बहुत जरूरी होता है पार्टियों में। नहीं तो और फिर बीजेपी के साथ संघ है, मत मैं भूलिए। उसी पे आ रहा हूँ, अगला मेरा सवाल है, मैं इसी पे आ रहा हूँ कि जो कांग्रेस पास नहीं है। जब ये 2000 मतलब लोकसभा चुनाव जब हो रहे थे सर, उस समय कई ऐसे स्टेटमेंट आए, जेपी नड्डा ने भी एक स्टेटमेंट दिया था संघ को लेके कि हमें अब उनकी ज़रूरत नहीं है, हम अपने तरीके से पार्टी चला रहे हैं। तो ऐसा माना गया कि संघ और बीजेपी में खटपट हुई है, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव पर असर पड़ा और वो 240 के आसपास आ गए। संघ ने शायद अपने आप को पीछे खींच लिया था। फिर जब अब हरियाणा चुनाव में आए और महाराष्ट्र चुनाव में आए, तो ये बोला गया कि जो जीत मिली हरियाणा में, उसमें संघ दोबारा से एक्टिव हो गया था, और महाराष्ट्र में भी सेम है। तो आपको क्या लगता है कि वो एक्चुअल में ऐसा हुआ था? नहीं हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। देखिए संघ और बीजेपी का रिश्ता क्या है, माँ बेटे का रिश्ता है। संघ माँ है, बीजेपी उसकी संतान है। तो संतान अपनी माँ से रूठ जाती है, कभी माँ रूठ जाती है। बेटा देर से घर आता है, नहीं सुनता है, तो माँ कहती है ठीक है मैं खाना नहीं दूंगी तुमको, कहती है। लेकिन ये थोड़ी माँ चाहेगी कि बेटा मर जाए। खाना नहीं दूंगी, 2 दिन नहीं देगी, 3 दिन तो खाना देगी ना, जब बेटा कमजोर पड़ने लगेगा। तो संघ भी जानता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी, तो संघ की भी जो आज दबदबा जो है देश में बना हुआ है, वो क्यों बना हुआ है? बीजेपी की वजह से। इसलिए बना हुआ, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, और 2014 में 283 सीटें जीत के बीजेपी सरकार बनाती है, फिर 303 सीटें जीतती है। तो आज दबदबा जो हर जगह संघ दिखाई पड़ रहा है, और ये बड़ी बड़ी संघ के मुख्यालय बन रहे हैं, और संघ के हर जगह, हर संस्थान में संघ के लोग बैठे हुए हैं, बैठ रहे हैं। तो क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि आज बीजेपी की सरकार है आपकी। तो संघ को, ये जो लोग बड़ी खुशफहमी में रहते हैं कि अच्छा संघ नाराज है, आप बस अब छुट्टी मोदी जी की और आप ये सरकार की, अरे वो मूर्खता की हद है भाई। संघ कभी नहीं चाहेगा कि सरकार चाहे, और क्यों चाहेगा, क्यों चाहना चाहिए उसको? वो तो भाई ठीक है, नाराजगी उसकी है, नाराजगी दिखा दी जितनी माँ अपने बेटे से दिखाती है, और सॉल्व हो गया, और सॉल्व हो गया। तो अब नड्डा जी ने उसमें बयान दे दिया, अब क्यों दिया, कैसे दिया, इस पर मुझे नहीं पता कुछ कहना, लेकिन दे दिया उन्होंने अपना। एक बाद में रियलाइज़ हुआ भारतीय जनता पार्टी के पास संघ है जो भाजपा को कभी बेलगाम नहीं होने देता है।
बेलगाम मतलब वो एजेंडे से दूर नहीं होता, नंबर एक। दूसरा, उसके कार्यकर्ता समर्पित हैं, निष्ठावान हैं, उनसे आप सहमत हो असहमत हो जो भी है वो मेहनत करते हैं। और भाजपा में अधिकतम कार्यकर्ता जो है वो संघ की पृष्ठभूमि के हैं, बाहरियों को छोड़ दीजिए। जब संघ की पृष्ठभूमि वाले काम करते हैं तो जो दूसरे हैं उनको भी करना पड़ता है। लोगों को पता नहीं है, कांग्रेस का ही संगठन हुआ करता था बहुत समय, इंदिरा जी के ज़माने तक एक्टिव रहा है, भारत सेवक समाज। अच्छा, समझे? भारत सेवक समाज से क्या काम था? आरएसएस जैसा काम था। उसका काम था समाज के भीतर कांग्रेस की जो विचारधारा है, गांधी नेहरू पटेल की जो विचारधारा है, उसका प्रचार प्रसार करना, गोष्ठियाँ करवाना, लोगों को जो है प्रभात फेरियाँ निकालना, पुस्तकालयों में करना, ये सारे काम थे। आज भारत सेवक समाज कहाँ है? किसी की चिंता है? गांधी नेहरू पटेल सुभाष चंद्र बोस, मैं तो कहता हूँ भगत सिंह या ये सारे जो फ्रीडम मूवमेंट की लेगेसी है, इनके सबके विचार आपके अपने विचार हैं भाई, अम्बेडकर के। हाँ, सही बात। जो आज बीजेपी इन सबका नाम लेके उसने अपना एक गढ़ दिया, उसका तो हिंदुत्व का विचार है, मूल विचार तो वो है। हिंदुत्व में ना भगत सिंह आते हैं, ना सुभाष चंद्र बोस आते हैं, ना पटेल आते हैं, ना अम्बेडकर आते हैं, कोई नहीं आता हिंदुत्व में। अब बीजेपी ने उनको हिंदुत्व के साथ जोड़ लिया। आप अपने लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ पा रहे हो। राइट। तो जब तक उस पर ग्राउंड काम करने की जरूरत है। अब आखिरी बात कहता हूं मैं, इलेक्शन का माइक्रो मैनेजमेंट, जिसमें साम दाम दंड भेद सब आता है। राइट। इन किन प्रकार है, और वो हर राजनीतिक पार्टी करती है और मौजूदा बीजेपी ज्यादा करती है। ठीक है कि भाई चुनाव हमें जीतना है, चाहे जैसे जीते। अब उस चाहे जैसे में विनेबल कैंडिडेट चाहे किसी दूसरी पार्टी का अगर है और उधर है तो उसको इधर लाओ, ले आए। दूसरा अगर वो नहीं आया तो उसके मुकाबले दूसरा खड़ा करो। जिसको टिकट दे दिया उसको जिताने के लिए वो इस बिरादरी का है और उसके खिलाफ वो नंबर राइवल फलानी बिरादरी का है तो उसकी बिरादरी के 4 और खड़े करवा दो, निर्दलीय। ये सब तरीके हैं। फिर वो बूथ मैनेजमेंट तो है ही, पन्ना प्रमुख से लेकर के सारा जो है वो तो एक पूरा एक्साइज है बूथ मैनेजमेंट वो। अच्छा, जब 10 इंडिपेंडेंट आप खड़े करवा देंगे किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो उनके 10 के पोलिंग एजेंट भी होंगे, वो 10 से काउंटिंग एजेंट भी होंगे, वो हैं आपके डमी। वो सारे अंदर एजेंट किसका काम करेंगे? आपके लिए काम करेंगे। किसका काम करेंगे बताइए? बीजेपी का। फिर ये स्ट्रेटजी कांग्रेस, क्यों वो पार्टी लड़ती है चुनाव। यहाँ तो टिकट दे दिया, अब टिकट के बाद वो पता लगा कि आपको टिकट दे दिया चतुर्वेदी जी को, अब चतुर्वेदी जी लड़े चुनाव। और बल्कि चतुर्वेदी जी के जो गांव के और जिले के लोग होंगे वो टांग खींचने में लग जाएंगे। ईवीएम की बात करो, चुनाव आयोग से पूछो, जो मैंने सवाल उठाए उनको भी साथ साथ पूछो, लेकिन पहले अपना घर तो दुरुस्त करो। तो आप हाँ इन के प्रकार में और क्या बता रहे हैं? ये हो गया। पैसे भी आते हैं क्या जो अभी महाराष्ट्र में पकड़े गए कैश के साथ उनके महासचिव, उसमें भी आपको ऐसा लगता है कि अगर जहाँ जरूरत हो वहाँ पैसे भी दिए जाएंगे? भाई देखो, ये पैसे वाली बात जो है ना, ये बड़ा स्पेसिफिक सवाल है। जब तक मेरे पास कोई सबूत नहीं हो तब तक मैं किसी पर की आरोप नहीं लगा सकता। ठीक है। लेकिन पैसे का उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग भारत की चुनाव प्रणाली में होता है। ठीक है। और जिसकी जहाँ जो हैसियत होती है वो करते हैं, ये सबको मालूम है। अब इसके आगे मैं और क्या कहूँ? हाँ, समझ गया। समझे? हाँ। मैं किसी पे व्यक्तिगत आरोप लगा दूँ, कल को वो कहेंगे आपके पास का, मेरे पास तो कोई सबूत है नहीं। अब वो तो जो टीवी में दिखाया गया वीडियो दुनिया ने देखा है, वो हमने भी देखा, आपने भी देखा। राइट। बाकी उन्होंने उनको नोटिस दिया है, उनको नोटिस दिया है, वो जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या लगता है कि 2014 से लेकर 2019 तक नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता थी, क्या वो 2024 आते आते कम हुई है? और अगर कम हुई है तो जिन स्टेट्स की अभी हम बात कर रहे हैं, आपका खुद का कांग्रेस की कमियां तो हमने बता दी, उनके संगठन में कमियां हैं, ऐसा क्या हो रहा है कि अगर उनकी लोकप्रियता कम हो रही है उसके बाद में भी जिन स्टेट्स में वो जीत रहे हैं वो 2014-2019 के मार्जिन से ज़्यादा सीटें लेके आ रहे हैं, जबकि अभी उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी चली रही है और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हुए हैं। देखिए, जो एंटी इनकम्बेंसी मोदी जी के खिलाफ थी वो लोकसभा चुनाव में निकल गई। ठीक है। जितनी एंटी इनकम्बेंसी थी, अगर थोड़ा विपक्ष और कॉन्फिडेंस से और मेहनत करता और उसको लगता कि हम जीत सकते हैं तो शायद और बीजेपी की सीटें कम हो सकती थी। जो माहौल था उस समय, उस माहौल में तो अगर 25-30 सीटें और कम हो जाती तो सरकार ही नहीं बनती। राइट।
अगर 240 की बजाय 210 सीटें होती या 200 सीटें होती तो सरकार नहीं बनती बीजेपी की। विपक्ष को शायद भरोसा नहीं था कि हमारी सरकार ही बन सकती है, तो वो कहीं लड़ा, कहीं अपार्टी लड़ा। और सबसे बड़ी कमजोरी कांग्रेस की रही है कि उन राज्यों में, जहाँ मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, एक तरफा जन लड़ाई थी। राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन काम किया उन्होंने, लेकिन दिल्ली में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, इन राज्यों में कांग्रेस वो नहीं कर पाई जो उसको करना चाहिए था। हाँ, मतलब जितना राजस्थान में किया उतना अगर एमपी में हो जाता, एमपी में हो जाता, छत्तीसगढ़ में हो जाता, इन राज्यों में हो जाता, तो 20 सीटें वहीं कम हो जाती। हाँ। तो वो भाई सहयोगी दलों ने तो अपना काम किया। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में किया, महाराष्ट्र में ममता ने किया, महाराष्ट्र में सब, कांग्रेस का भी अच्छा प्रदर्शन रहा, सबका रहा। हाँ, बिहार में आप की जो सहयोगी थे तेजस्वी नहीं कर अच्छा प्रदर्शन कर पाए। तो वो एंटी इनकम्बेंसी तो दो लोकसभा चुनाव में फिलहाल निकल गई। इन सब चुनावों में लोकसभा चुनाव के बाद जो सीएम योगी का जो स्टेटमेंट आया था, कटेंगे तो बटेंगे, फिर उसको कन्वर्ट किया गया, प्राइम मिनिस्टर ने बोला एक हैं तो सेफ हैं, क्या ये इम्पैक्ट इसने भी डाला है? क्योंकि अगर हम लोकसभा चुनाव में जाएंगे तो वहाँ पे जो मंगलसूत्र और बाकी के जो प्राइम मिनिस्टर ने शब्द यूज़ करे, शायद उनका खामियाजा उनको कम वोटों से, क्योंकि विपक्ष ने उनको बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट किया, लेकिन वापस से वो ध्रुवीकरण वाले एंगल पे वापस से आए। और ये आपको लगता है कि ज़्यादा काम किया है? नहीं, देखिए, ध्रुवीकरण तो भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का ध्रुवीकरण है वो तो उसकी राजनीति का, उसकी विचार का हिस्सा है। उन्होंने कभी छिपाया नहीं उसको, और वो उसको खुल के खेलते हैं। ठीक है। कोई एक ऐसा चुनाव देश में नहीं हुआ है, इवन अटल जी के ज़माने में भी, जब पार्टी ने हिंदुत्व की बात न की हो। समझे? और राम मंदिर आंदोलन के बाद से तो वो पूरा ध्रुवीकरण की राजनीति लगातार चली है। और कटेंगे बटेंगे का असर होता है झारखंड में भी होता। सबसे ज्यादा तो घुसपैठियों का मुद्दा झारखंड में उठाया गया। योगी जी सबसे आक्रामक भाषण तो झारखंड में देके आए। हाँ। तो झारखंड में तो नहीं हुआ असर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल असर नहीं हुआ होगा, लेकिन मुझे लगता है महाराष्ट्र में अगर थोड़ा बहुत असर इसका हुआ होगा तो इतना हुआ होगा जैसे लेकिन दाल में छौंक का होता है। महाराष्ट्र में तो अजीत पवार ने मना ही कर दिया कि ये स्टेटमेंट ने मना कर दिया, पंकजा मुंडे ने मना किया। हाँ। है वो भी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मान लिया थोड़ा बहुत हो तो एक छौंक जैसे होती है ना खाने में, तड़का लगा दिया, उतना ही हुआ होगा। ठीक है। वो जिताने वाला नारा नहीं था। तो ये जीत का क्या है? वो जो लाडली बहना स्कीम है उसको आप क्रेडिट देते हैं, या माइक्रो जो आपने राजनीति की बात करी, वो जो बूथ पे जाके एक लोगों से मिलके काम करना, संगठन की आपने बात करी, आपने संघ की भी बात करी, तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये नतीजे चौंकाने वाले हैं क्योंकि काम अच्छा हो रहा है इसलिए ऐसे रिजल्ट आए, या कुछ है इसमें? देखिए ऐसा है कि एक बात तो साफ है, मेहनत जितनी महाराष्ट्र में की गई होगी उतनी झारखंड में भी की गई होगी। संघ ने मेहनत यहाँ भी की, संघ ने मेहनत वहाँ भी की। ऐसा नहीं कि संघ ने महाराष्ट्र में की मुझे अपने तरीके से, लेकिन नतीजे अलग अलग आए। क्यों आए? उसका एक बड़ा कारण यही है जो मुझे लगता है। बाकी फैक्टर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी नतीजों में कई तमाम फैक्टर होते हैं, लेकिन जो योजनाओं की बरसात ये पिछले 3-4 साल से देखने में आ रहा है, 5 साल से, कि जो सरकारें चुनाव से पहले 3-4 महीने पहले योजनाओं की बरसात कर देती हैं अपने मतदाताओं पर और थैली खोल देती है सरकारी खजाने की, वो आमतौर पर जीत जाती हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना शिवराज सिंह चौहान की जाती हुई सरकार योजना वापस आई। थी। हाँ। उसको छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की और पर्चे भरवाए, उसने लास्ट में गेम बदल दिया। कहते हैं वो भूपेश बघेल उसे काउंटर नहीं कर पाए। अब एक सवाल उठता है, राजस्थान में तो बहुत सारी योजनाएं अशोक गहलोत ने की थी, उनका क्या हुआ? वो क्यों नहीं चली? राइट, सवाल है। हाँ। अशोक गहलोत ने बहुत योजनाएं, बहुत लाभ की योजनाएं थी और 25 लाख का हेल्थ कवर दिखाना, लेकिन नहीं चला, मोबाइल दिए, नहीं चला। उसका कारण ये है, मुझे तो लगता है कि राजस्थान में जो है कांग्रेस में जो लड़ाई हुई ना सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, उस लड़ाई ने पार्टी की साख को इतना बट्टा लगाया कि लोगों में भरोसा उठ गया। अच्छा। योजनाएं भी तब असर करती हैं जब आपकी पार्टी पर लोगों का भरोसा हो। वो भरोसा था, लेकिन भरोसा उठ गया कि यार ये तो इस तरह लड़ रहे हैं, बाद में फिर लड़ेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। और उसका नतीजा फिर आपके कार्यकर्ताओं पे, आपके वोट बैंक पे, सब जगह पड़ता है। तो
वो क्रेडिबिलिटी लॉस जो होता है वो फिर आपको नुकसान करता है। फिर भी देखिए वो योजनाओं का ही असर था कि 70 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती, वरना जब हारती है राजस्थान में तो 20-22 पे आगे निपट जाती है। राइट। तो ऐसा नहीं, असर नहीं हुआ। फिर आप आइए, अभी हरियाणा में सैनी जी ने बरसात कर दी योजनाओं की, उसका फायदा मिल गया उनको। यहाँ बरसात की शिंदे साहब ने किसानों के लिए, इनके लिए, उनके लिए दुनिया भर की योजना, 7-8 योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं। और उधर मैया योजना करके हेमंत सोरेन ने की। तो वो तो इसका मतलब क्या निकाला जाए कि जो सत्तारूढ़ है चुनाव से ठीक पहले बरसात कर दो पैसों की, बरसात करो, अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ। हाँ, लेकिन आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में महायुति की क्रेडिबिलिटी थी? क्योंकि चुनाव से पहले मैं जितने लोगों को सुन रहा था उनका कहना यह था कि ये जो पार्टियों की टूट हुई है, बीजेपी ने तोड़फोड़ की है, उससे जनता में बड़ी नाराजगी, और शिवाजी वाला बड़ा मुद्दा उठाया गया। भावनात्मक मुद्दा था, वो सारी चीजें थी। तो वो भावनात्मक मुद्दा काम नहीं किया। लेकिन वो मुद्दा आप किस हद तक ले जाते हो? नहीं, इन्होंने तो लगातार यही मुद्दा उठाया, विपक्ष तो इसके अलावा कुछ मुद्दा उठा ही नहीं रहा था। मुद्दा उठाया विपक्ष ने, लेकिन अब आप मान लीजिए, मैं उदाहरण दूं, आप महाराष्ट्र के गांव में रहते हो, आप परिवार के साथ बमुश्किल अपना घर चला रहे हो, शिवाजी के प्रति बहुत सम्मान है आपके अंदर, मूर्ति टूट गई, आपके अंदर गुस्सा आ गया। लेकिन अब आप गुस्सा, लेकिन आपने देखा कि उस मूर्ति के लिए माफ़ी भी मांग ली प्रधानमंत्री ने, और उस शिवाजी मूर्ति को माला भी पहना दी, और आपके खाते में 1,500 रुपये भी आ गया। 1,500 नहीं, 3 महीने के पैसे इकट्ठे, 3 महीने के पैसे आ रहे हैं, 4500 रुपये आ गए। तो फिर आप क्या करोगे? वोट दे देंगे बीजेपी। फिर तो भावना कन्वर्ट होगी ना। आपको लगा भाई शिवाजी का भी सम्मान कर रहे हैं ये, पैसे भी आ गए। शिवाजी को गाली तो दी नहीं बीजेपी ने। शिवाजी का तो जितना कांग्रेस कर रही थी उससे ज्यादा वो कर रहे थे, मतलब बराबरी कर रहे थे। दोनों सबकी मूर्ति शिवाजी लगे हुए थे। और मैंने मतलब 2014 के बाद पहली बार देखा कि प्रधानमंत्री ने कहीं माफी मांगी। हाँ, अब ये हो सकता था बाला साहब ठाकरे के बेटे के साथ शिंदे ने गद्दारी की, ये भी मुद्दा था। ये सब लोकसभा, दिक्कत क्या है, ये सारे मुद्दे लोकसभा में निकल गए। अच्छा, एक बार क्या होता है, गुस्सा निकल गया, मुद्दे पर आप गुस्सा निकल जाता है ना, तो शांत हो जाते, फिर आप दोबारा गुस्सा भरेगा आप धीमे धीमे। इसीलिए मैं सामदान दंड भेद की जो बात कर रहा था, होशियारी से महाराष्ट्र के चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद नहीं कराए गए तुरंत हरियाणा के साथ, वो रुक के कराए गए कि हरियाणा के नतीजे। वरना आप उठा के देख लीजिए, पिछले 2004 से लेकर के हमेशा लोग महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ हुए हैं। इसलिए कि टाइम मिल जाए सरकार को अपना रिपेयर करने का, दूसरा हरियाणा को किसी तरह जीत लिया जाए तो उसका असर पड़े माहौल, और लोकसभा का माहौल डाइल्यूट हो। तो ये सब रणनीतियों का हिस्सा है ना। यही तो सामदान दंड भेद है, और क्या होता है। जिस तरीके से बायपोल जो है यूपी वाला। अच्छा, अब आपको और बताऊं इनकी कमी कहाँ रही विपक्ष की। जब लोकसभा में इतना बढ़िया मैंडेट महाराष्ट्र मिला था, तुरंत इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को बैठ करके अपनी सीटें फाइनल कर लेनी चाहिए थी महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र में तुरंत, और मजबूती के साथ अनाउंस करते कि ये हमारा सीट बंटवारा है लास्ट तक है, और टिकटें देते कैंडिडेट्स को, कैंडिडेट भी अनाउंस कर देते और कहते जाओ मैदान में। क्या टेम्पो बनता, वो सारे कैंडिडेट निकल के, और वो जो माहौल बनाते, वो जो माहौल बनाते, वो उसका फायदा मिलता। लेकिन आपने नहीं किया। तो क्या हुआ, आप आखिर तक नाना पटोले और संजय राउत बयानबाजी हो रही है, झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, फिर टिकट आपने लास्ट तक आके वो आपकी सीटों का बंटवारा हुआ, और लास्ट में आके आपने जो है टिकट बांटे। तो कितना टाइम मिला उधर उनको, उनके पास सत्ता थी, तंत्र था, सरकार थी, केंद्र की सरकार भी थी, सब कुछ था। उन्होंने अपनी योजनाओं की बरसात, घोषणाओं की बरसात सब लगा के वो आगे निकल गए उस दौड़ में, और उन्होंने बैलेंस कर लिया। फिर वो मराठा, नॉन मराठा, ओबीसी, जाति समीकरण, ये सब चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें, ये आप माइक्रो लेवल की बात कर रहे हो ना, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वहाँ पे मैंने सुना था महाराष्ट्र में मदरसों और मौलवियों को भी पैसे, उनकी भी तनख्वाह बढ़ा दी भाई, तनख्वाह बढ़ा दी उनकी भी। अजीत पवार फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो बाकायदा जो मदरसों की उनकी 7,000 लेकर 18,000 रुपये तक की तनख्वाहें बढ़ाई हैं मदरसों के शिक्षकों की, मौलवियों की। मतलब इतना लेवल है, बाकी जगह मदरसों को बंद करा रहे हो। हाँ, आसाम में और यूपी में उन पर वो हो रहा है, सर्वे हो रहा है, और यहाँ आप जो है तनख्वाह बढ़ा रहे हो। वो क्यों? इसलिए
इन किन प्रकार कि नहीं इंडियन प्रकार में कि मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होकर जो इंडिया गठबंधन को मिल रहा था, वो लोकसभा में मिला था, उसमें भी डिवीजन हो। और जो अजीत पवार ने ये नारों का विरोध किया, कटेंगे बटेंगे का, या वो सब किया, और नवाब मलिक को टिकट दिया लड़ करके और दिखाया कि भाई मैं तो लड़ता हूँ, तो ताकि ये सब एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था। आप क्या सोचते, अजीत पवार की हिम्मत थी कि ऐसे विरोध कर लेंगे? लेकिन ये स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि मुस्लिम वोटों में जो सेन एनसीपी लगा सकती है और लगाए। अच्छा, मैं ये कहीं पे डेटा भी CSDS का डेटा है संजय कुमार जी का कि 23% मुस्लिम वोट जो है वो इंडिया का उसको महायुति को मिला है, 23%। हाँ, और 22% मिला है अदर्स को, 55% मिला है महाविकास आघाड़ी। मतलब 22% तोड़ के ले गए ना, 23% ले गए वो। देखिए आप, मतलब तो ये है रणनीति है, ये है सामदाम दंड भेद जिसको कहते हैं। वही मैं देख रहा था कि 38 सीटें कुछ ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन 20% के आसपास है, उनमें से 14 से 15 सीटें बीजेपी लेके गई है। आप टेकन फॉर ग्रांटेड किसी वोटर को। फिर और बताऊं आपको, अब कुछ लोग तो ऐसे पहुंच जाते हैं हर चुनाव में जो विरोध बीजेपी का करते हैं लेकिन मदद बीजेपी की हो जाती है। नोमानी साहब पहुंच गए, सज्जाद नोमानी साहब बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने कह दिया कि जो बीजेपी को वोट दे मुसलमान उसका हुक्का पानी बंद कर दो। अब ये भाषण देने कैसे आप बंद देंगे हुक्का पानी भाई? या कोई साधु शंकराचार्य बोलने लगे कि जो हिंदू बीजेपी उसको वोट दे, महाविकास अघाड़ी को उसका हुक्का पानी बंद कर, ये हो सकता है क्या? वोट देना तो कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिक अधिकार है, वो किसको वोट देता है उसकी चॉइस है। पति पत्नी को नहीं कह सकता इसको वोट दो, पिता बेटे को नहीं कह सकता इसको वोट दो, वो तो उसकी चॉइस है। तो कैसे आप वहाँ से भाषण दे रहे हो? तो उसका फायदा भी, ये सब चीज़ें जुड़ करके होती है ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, कुछ ये जुड़ा कुछ वो जुड़ा कुछ वो जुड़ा, जुड़ते जुड़ते बड़ा हो जाता है। हाँ, तो मतलब आपका कहने का जो निष्कर्ष मैं निकाल पाया हूँ कि सिर्फ ईवीएम पे दोष मर देना ठीक नहीं है। ईवीएम पे दोष तब दीजिए जब आपके अपने जो मैंने कारण गिनाए वो सारे कील कांटे दुरुस्त हों, सब बिल्कुल ठीक हो, और आप भले आप ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता है, मैं जानता हूँ, जिसके पास सत्ता होती है उसको ऑलरेडी आगे अपर हैंड रहता है, लेकिन अपने संगठन को ठीक करने की जिम्मेदारी तो आपकी है। कौन सी बाधा आ रही है भाई? उसमें तो आप तो अब वो तो आपको करना पड़ेगा ना, वो सब दुरुस्त करके रखो। सही बात है, मतलब लड़ाई आपको अंत तक लड़नी पड़ेगी। हाँ, अगर चुनाव आयोग तो आपको लड़ना पड़ेगा, कहने से नहीं होगा खाली कि वो भाई ईवीएम से हार गए उससे हार गई, तो फिर वही हो गया कि मतलब क्या कहें, तो